वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम प्रथम वर्ष और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट और आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर इसका। वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा बहुत और इम्पोर्टेंट भी है साथ साथ। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है बेटा, आप हिंदी में समझो, इंग्लिश में लिख के आ जाओ, कोई बड़ी बात थोड़ी होती है इसमें। पॉइंट क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस, व्यवसाय में उभरती प्रवृत्तियां चैप्टर। और इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन छोड़ो अभी, टोटल क्वेश्चन कितने पहले तो वो पता कर लेते बेटा। तो टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 8 और 8 में से भी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आज ही हम जानेंगे बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये वाला चैप्टर लघु औद्योगिक उपक्रम, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो है हमारा, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है बीपीओ से रिलेटेड, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑलरेडी आपको पता होगा इसके बारे में। जब कोई कंपनी, क्योंकि देखो सभी कंपनी सारे काम नहीं कर सकती। अगर मेरा एक बिजनेस है कंप्यूटर बेचने का, ठीक है, मैं कंप्यूटर प्रोड्यूस करता हूँ देन फिर मैं उसको बेचता हूँ। अब ऐसे में कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, आप कह लो कस्टमर केयर सर्विस, तो मैं एक अलग से यूनिट अगर लगाऊं उसकी तो उसकी कॉस्ट मेरे को ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा पड़ेगी सॉरी। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं खुद ना करके मैं आउटसोर्स कर दूंगा वो काम। मैं किसी एक ऐसी कंपनी को दे दूंगा जो ऑलरेडी कॉल सेंटर में या कस्टमर सर्विस में काम करती है। तो ऐसे में मेरे को बेनिफिट बहुत मिलने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये कि मेरा खर्चा बच जाएगा, जो मुझे फर्नीचर लेना होगा, जो मुझे इक्विपमेंट्स लेने होंगे उसके लिए, और हायरिंग मुझे करनी होगी लोगों की, वो हायरिंग भी मेरी बच जाएगी। प्लस उनको सैलरी जो देना था वो मेरे को बच जाएगा, वो भी पैसा नहीं देना मुझे। बहुत सारी चीज़ें मेरी बच जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी उस अलग यूनिट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है बीपीओ का पहले तो अर्थ बताएंगे, फिर हम बताएंगे इसके लाभ या हानि। इंग्लिश में देखोगे तो लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। दूसरे तरीके से कैसे पूछा गया है, व्यवसायिक क्रियाओं को बाहर से करवाने की आवश्यकता। तो क्वेश्चन में आंसर है, आप कह सकते हो कि व्यवसायिक क्रियाओं को बाहर से करवाना ही बीपीओ कहलाता है। आवश्यकता क्यों पड़ती है, बीपीओ के महत्व का उल्लेख करें, ठीक। अब लिखा गया है वो पढ़ ही लेते हैं। लिखा है बीपीओ का अर्थ किसी संगठन या किसी कंपनी कि कुछ व्यवसायिक क्रियाओं को किसी दूसरी कंपनियों को सौंपना या पूरा करवाना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे काम नहीं करवाए जाते, सिर्फ कुछ ही काम करवाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कंप्यूटर का, मैं कंप्यूटर बनवाता हूँ और ऐसे में सेल भी करता हूँ। तो ऐसे में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर जो भी क्वेरी है जो मेरे कस्टमर की है आफ्टर सेल सर्विस, वो काम मैं किसी आउटसोर्स किसी ऐसी कंपनी को दे देता हूँ जो कॉलिंग में काम कर रही है पहले से। अब ऐसे में वहां पे जो लोग काम कर रहे होंगे, वहां के जो वर्कर होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे इस काम में, कॉलिंग करने में। आगे लिखा है सीके प्रहलाद जो जाने माने प्रबंध विद्वान हैं तथा, ये आप लिखना मत आंसर में अपने, तथा जिन्होंने मुख्य योग्यता का सिद्धांत बनाया जिसके अनुसार प्रत्येक फर्म को उस कार्य पर केंद्रित रहना चाहिए जिसमें वह सर्वाधिक निपुण है। तो आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है आपको कि प्रत्येक फर्म को उस कार्य पर केंद्रित रहना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सीके प्रहलाद का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कुछ प्रबंध विद्वान का मानना है कि प्रत्येक फर्म को उस कार्य पर केंद्रित रहना चाहिए जिसमें वह सर्वाधिक निपुण है, ताकि उसके संसाधनों का आदर्श उपयोग हो सके। आदर्श का मतलब अनुकूलतम उपयोग हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अन्य कार्य दूसरी फर्मों को करवाना चाहिए। तो और कोई देखो, जो काम जिस काम में आप एक्सपर्ट हो आपको वही काम करना है। कोई और काम की अगर बात आती है तो वो काम आप किसी और से करवाओ, आप उसको आउटसोर्स कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे में एक तो आपका टाइम बचेगा, प्लस आपके जो रिसोर्सेज है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे। आगे क्या लिखा है, जब एक कंपनी अपने कुछ कार्य अथवा क्रियाएं स्वयं ना करके दूसरी कंपनी को पैसा देकर करवाती है ताकि वह अपना पूरा समय, प्रयास एवं साधन अपने मुख्य व्यवसाय पर लगा सके, बीपीओ कहलाता है, ठीक है। तो इस लाइन में आपका मीनिंग है। ऊपर तो उन्होंने फालतू की बातें बोली हुई थी, बट फिर भी बकवास करनी बहुत जरूरी होती है बेटा, क्योंकि आपको आंसर ना थोड़ा बड़ा करना होता है, इस वजह से।
आगे क्या लिखा है, उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। अब उदाहरण आप ये भी दे सकते हो जो मैंने आपको दिया, ठीक है, आप उदाहरण पढ़ लेना, मैं उदाहरण पे नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा मैं आपका। अब बात आ जाती है सीधा इसके लाभ की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे पढ़ने से पहले आप खुद ही सोच लो कि अगर आप एक कंपनी हो और आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और आप कुछ काम जैसे एडवर्टाइजमेंट कराने का काम आप आउटसोर्स कर देते हो, तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, जो आपके माइंड में आ रहे हैं ना बेटा, वो सारे बेनिफिट अब हम पढ़ेंगे। देखो तो पहले क्या लिखे, मुख्य कार्य पर बल दोगे, तो जो मेन काम है आपका वो आप काम कर सकते हो, आप फोकस कर सकते हो उस काम पे जो आपका मेन काम है। लागत में कमी आएगी, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने कहा था कि आपको एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाना पड़ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप किसी को हायर करो, उससे काम करवा लो। कम विनियोग, इन्वेस्टमेंट इसी का ही एक पार्ट है, आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी होगी। विशिष्टीकरण आपको मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो बीपीओ कंपनी, जो एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है वो अच्छे से काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो यही काम करती है, उसका मेन काम ही यही है बेटा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा सुविधा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, सुविधा का मतलब क्या है कि आपको देखो, आप सारे काम अगर आप ही करोगे तो उसमें लफड़ा जाता है। तो ऐसे में आपने क्या किया, आपने अपना प्राइमरी जो आपका फंक्शन है वो तो आपने किया, लेकिन सेकेंडरी जो भी फंक्शन है वो आपने दूसरे को दे दिया, तो इससे आपको सुविधा मिल जाती है, चयन की आज़ादी मिल जाती है। अब चयन की आज़ादी का मतलब क्या है, जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट करानी है तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बहुत सारी होती है, उसमें सबसे बेस्ट जो है उसको आप सिलेक्ट कर लो। तो ये आपको फ्रीडम मिलती है कि आप अपना काम आउटसोर्स किससे करवाना चाहते हो, ये आपके पास है, आपका ऑप्शन है। कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में, अगर आपको अच्छा काम कराना है तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मेरे प्रोडक्ट में दम है, छोटा मोटा भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा, तभी काम चल जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है चयन करने का, चुनने का। सेकंड पॉइंट है बेटा आर्थिक प्रगति। अब ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऑलरेडी आप जिसको काम दे रहे हो वो उसमें निपुण है, वो वहाँ पे बहुत स्पेशलाइज है वो, तो ऐसे में वो आपको बहुत अच्छी सर्विस देगा। सर्विस देने से क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, और सेल इंक्रीज हुई तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लिखा है आर्थिक प्रगति आपको मिल जाएगी बेटा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज में बेटा लास्ट टॉपिक है 8वां पॉइंट, व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि हो जाती है। अब ये पॉइंट क्या है वो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। बीपीओ से व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि होती है कि अपने गौण एवं दैनिक कार्य को दूसरी कंपनियों से करवाने से एक कंपनी का प्रबंधक अपना ध्यान वातावरण में 1 मिनट, अब शायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, हाँ, अपना ध्यान वातावरण में नए अवसरों की खोज करने एवं उसके उपयोग पर केंद्रित कर सकता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा बेटा। मतलब भैया मोबाइल फोन का पता नहीं कैमरे को प्रॉब्लम हुई क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें ना अच्छे से दिखाई दे नहीं रहा है, शायद अब दिखाई देगा, है ना, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, अच्छा 1 मिनट, मैं थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब शायद अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। हाँ बेटा, तो यहाँ पे क्या पॉइंट था, जैसे अगर आप अपना टेंशन वाला जो काम है, जो काम एक्चुअल में आपका नहीं है, आपका मेन काम नहीं है, वो सेकेंडरी काम है जो आपका नहीं है बेसिकली, तो जैसे एडवर्टाइजमेंट का हो गया ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया, कॉलिंग का हो गया, तो ये काम आपने क्या किया, आपने आउटसोर्स कर दिया, आपने किसी और कंपनी को दे दिया। तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रबंधक है, जो आप हो, अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके पास टाइम है कि आप नए अवसर खोज सको, नए अपॉर्चुनिटी खोज सको बेटा, बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी खोज सको मार्केट के अंदर। तो जैसे हमें पता है जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, वो इस चैप्टर भी हम पढ़ेंगे इसी में ही है, ठीक है। तो जब आप अपना कुछ काम आउटसोर्स कर देते हो, किसी और को दे देते हो, तो ऐसे में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है और आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो अपने बिजनेस की, ठीक। तो बेटा ये था टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बीपीओ द्वारा कौन कौन सी सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छा है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। तो आप कौन कौन सा काम है जो आप बाहर से करवा सकते हो। तो बेटा वित्तीय सेवाएं, हिसाब किताब रखना, ये सारी चीजें, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जो ऑलरेडी मैंने कहा था, संदेश। आप देखो ओबीसी बात है, अगर आप संदेश की बात करते हो, जैसे अगर आप
क्या सकते हैं, डिलीवरी आपको करवानी है किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की। तो अगर मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक सेलर हूँ, ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने डिलीवरी का काम मैंने अमेजोन को दे रखा है कि भैया वो कराए डिलीवरी। मैं सेलर हूँ, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को अमेजोन तक पहुंचाना, बाकी सारा काम अमेजोन करेगा। तो आपकी संदेश सेवाएं इसी तरीके से, अगर अब जैसे चिट्ठी है, संदेश का मतलब क्या हो गया, चिट्ठी लेटर हो गया। अब लेटर या तो आप खुद चले जाओ पैदल पैदल, बस से या ऑटो से या गाड़ी से, कैसे भी, और अगर आपको अपने घर में सॉरी गांव में अगर आपको अपनी चिट्ठी भेजनी है तो आप खुद गए और वहां पे आपने चिट्ठी दी, तो वो तो बेवकूफ़ी है। इससे तो आप फेस टू फेस बात कर लोगे। लेकिन डाक सेवाएं हैं, पोस्ट ऑफिस है, तो उनके ऊपर आपने छोड़ दिया, ठीक। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था बिजनेस के रिगार्डिंग, और दूसरा एग्जांपल दे दिया पोस्ट ऑफिस को लेकर। आपके खुद के पर्सनली भी आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो आपने आउटसोर्स कर दिया संदेश को लेकर। अगर आपको कोई लेटर देना है या कोई भी चीज़ देनी है तो आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हो, कुरियर सेवा आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्राहक सेवा सहायता सेवा, जो कस्टमर सर्विस थी, जो मैंने आपको बताया कॉलिंग वाली, ये। तो टोटल 4 सुविधाएं ऐसी है बेटा जो आप ले सकते हो बच्चे बीपीओ के थ्रू, ठीक। अच्छा, बीपीओ की भी शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही खतरनाक हुई थी हमारे देश में, जिसमें हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर चुका था। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बीपीओ की सर्विस सबसे ज़्यादा इंडिया में बहुत अच्छी मानी जाती है। ऑलरेडी कॉल सेंटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो अगर हम आगे बात करें तो बेटा लिखा है सेवा क्षेत्र क्या है, व्हाट इज सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में तीव्र गति से क्यों वृद्धि हो रही है, वाई सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग एट रैपिड स्पीड, वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब करना है हमें। तो सर्विस क्षेत्र क्या है बेटा, सर्विस क्षेत्र सिंपल सा पॉइंट क्या है, जहाँ पे आप सर्विस देते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी तो सर्विस ही दे रहा हूँ। मैं कौन सा आपको आलू टिंडे बेच रहा हूँ, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। बैंक में जाते हो तो बैंक वाले भी आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। LIC वाले क्या करते हैं, LIC वाले भी आपको सर्विस देते हैं। तो बहुत सारे आपको ऐसे सेक्टर मिल जाएंगे, और डॉक्टर भी इवन आपको सर्विस ही देता है, राइट। आप ये मत कहना कि सर वो दवाइयाँ देता है, ठीक, दवाइयाँ देता है, बट एक्चुअल में मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट उसकी नॉलेज, वो नॉलेज के हिसाब से। अब मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दवाई दे दूँ कोई भी, तो वो काम थोड़ी चलता है। बात क्या है, बात ये है कि डॉक्टर अपनी नॉलेज के बेस पे आपको दवाई देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी सर्विस में ही काउंट होगा उस चीज को लेकर, ठीक है। आर्टिस्ट हो गया, जो पेंटर है, सिंगर, इवन सिंगर वो सर्विस दे रहा है, अपनी वॉइस दे रहा है वो आपको, वो भी कोई आलू टिंडे नहीं बेचना, तो पिज्जा दे रहा है आपको। तो सर्विस सेक्टर बेटा वो हो गया। तो मैं ये नहीं पढ़ने वाला, आप ये खुद पढ़ लेना सर्विस सेक्टर क्या है, सारी चीजें। यहाँ पे मैं सीधा लेके आ रहा हूँ आपको इस चार्ट के ऊपर। ये क्या है बेटा, तो यहाँ पे हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP के बारे में बताया हुआ है। तो GDP में बेटा सेवा क्षेत्र क्या है, तो देखो सेवा क्षेत्र कितना है। 1985-51 हमारा देश आजाद, हाँ आसपास देखो, तो 28% तब भी था, ठीक है। 60 से 61 29%, 32, 36, 40, 52, 2001 से 1 तक का ही हमें मिला है अभी। तो 52%, 50% सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा ग्रो करता है। अगर आप डेवलप कंट्री में भी जाओगे तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप है। हाँ, हालांकि हमें अपने कृषि क्षेत्र को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पे भी बहुत डेवलपमेंट जरूरी है, अभी भी चाहिए। किसान आत्महत्या करते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है वो चीज़, क्योंकि जब तक वो अनाज नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या। तो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज़्यादा तो पैसा उनको मिलना चाहिए। 2 लोगों को पैसा सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए बच्चों, एक हमारे जो रक्षा करते हैं हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं, एक वो, और दूसरा हमारे किसान। इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इनकी इनकम सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं है, ठीक। तो आई होप अगर आप मेरा आंसर से अगर तकल्लुफ मतलब एग्री करते हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपको ये मेरा विचार कैसा लगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हमें कि आर्थिक नियोजन, शहरीकरण, प्रसार माध्यम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, महिला कर्मचारी, अधिक जीवन काल, बढ़ती जटिलता। तो बात यह है कि सेवा जो क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर बेटा, वो इंक्रीज क्यों हुआ। तो इंक्रीज होने के 7 कारण हैं आपके सामने बेटा। पहला पॉइंट क्या है, नहीं मैं यहां से आपको बताता हूं बेटा, बढ़ती जटिलता। आधुनिक समय में व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों तरह के जीवन की जटिलता बढ़ गई है।
इसे सुलझाने के लिए प्रतिदिन नई नई सेवाओं का विकास हो रहा है। अब देखो सर्विसेज का मतलब एक कंसल्टेंसी भी हो सकता है। अब जैसे रोजमर्रा जो आपने देखा बहुत टेंस सिचुएशन रहती है, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो ऐसे में भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए होती है, आपको एडवाइजरी चाहिए होती है। तो एडवाइस कोई पर्सन देता है, कोई आपको कंसल्ट करता है, डॉक्टर भी आप कह सकते हो कि वो भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं हर तरह, मेंटली भी और दवाइयों के थ्रू भी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई। क्यों? क्योंकि जो जटिल है हमारी ज़िंदगी, हमारी जो जीवन शैली है, उसको देखते हुए सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो हुआ है। इसमें आगे लिखा है अधिक जीवन काल। मनुष्य के लंबे जीवन काल में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की मांग वृद्धि हुई है। वृद्ध व्यक्तियों को चिकित्सा, वृद्धों के घर आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इससे भी सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो जैसे जैसे अधिक जीवन काल होगा, जितने 60 साल से ऊपर के लोग जैसे जैसे होते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो मेडिकल सर्विसेज है उनकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से भी जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्रीज हुआ है। महिला कर्मचारी, जैसे जैसे कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, व्यक्तिगत सेवाओं में की मांग में वृद्धि हो रही है। तो अगर हाउस वाइफ अगर ज़्यादा होगी तो ऐसे में उनको सर्विसेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब वो सर्विसेज आप कुछ भी मान सकते हो अपने मन में। अगर आपके मन में कोई भी एग्जांपल आता है तो मुझे कमेंट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही था, कौन सा परफेक्ट था, कौन सा नहीं था। ठीक है, तो महिला कर्मचारी को लेकर आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करना, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। फिर से पढ़ देता हूँ बेटा, लाइन क्या है, जैसे जैसे कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, व्यक्तिगत सेवाओं की मांग में वृद्धि हो रही है। तो जैसे कामकाजी का मतलब है कि क्या कहते हैं, आपका ऑफिस जाने वाली जो महिलाएं हैं, तो ऐसे में घर पे काम कौन करेगा। सॉरी मैंने बता दिया, ओहो गलती हो गई। तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल बेटा मुझे बता देना, इसके जो भी आपको समझ में आते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देखो बेटा जैसे जैसे पर पर्सन अगर इंक्रीज होगी इनकम, तो अल्टीमेटली बेटा जो आपकी क्लब है, जो आपका जिम है, ये जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, आपके योगा क्लासेस हो गई, ये सारे जो, या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हो गई, तो ये सारी चीजें जो है उनकी डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो सर्विसेज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय अगर वृद्धि होगी तो बेटा ये सारी चीजें भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसार माध्यम, मतलब टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। तो बेटा ये भी आपको कोई आलू टिंडी नहीं दे रही, ये भी आपको सर्विस ही दे रहे हैं। अगर आप देखो, जेठालाल मेरा फेवरेट है, आई होप आप भी देखते होंगे शायद। अगर अच्छा लगता है तो अगेन कहूंगा बेटा लाइक करें, कमेंट कर देना जेठालाल कौन कौन देखते हैं। तो बेटा अगर आप जेठालाल देखते हो तो आप वो भी देखो ना कि टेलीविजन के ऊपर जितने ज्यादा शो आएंगे, ठीक, क्यों? क्योंकि लोग के बीच में जो जटिलता जो स्टार्ट हुई है उसमें वो, या वर्क प्रेशर कह लो आप उनको, ऑफिस का प्रेशर कह लो, अपने माइंड को आराम देने के लिए, रिलैक्स देने के लिए वो टीवी देखते हैं। तो टीवी पे जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो सर्विस अल्टीमेटली वहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी। आप शायद आपको नहीं पता होगा कि एक एपिसोड करने के लिए जो वहाँ के जो कलाकार है, जो एक्टर है, उनको कितनी इनकम मिलती है। प्रसार माध्यम हो गया, शहरीकरण हो गया। तो देश में शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार से भी सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि हुई है। शहरीकरण सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास का एक मुख्य कारण है। तो बेटा जहाँ पे शहरीकरण है, जहाँ पे शहर है, वहाँ पे सर्विस ज्यादा है, आपको ऑलरेडी पता है। जिम आपको शहर में देखने को मिलेंगे, लेकिन गांव में जिम देखने को नहीं मिलती। तो जैसे जैसे शहरीकरण होता चला जाएगा वैसे वैसे सर्विसेज भी इंक्रीज होती चली जाएगी। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है वो पढ़ लेते हैं। देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार 1951 से पंचवर्षीय योजना बना एवं लागू कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, बैंक, वित्त, बीमा आदि मूलभूत सेवाओं का तीव्र गति से विकास किया गया है। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक सेवाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है। तो आर्थिक नियोजन का मतलब क्या हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो करती है, वो उनका भी मेन फोकस होता है कि जो आपकी शिक्षा होगी, जो आपका मेडिकल जो हो गया, ये सब चीजों में आपको सुविधा मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिले, तो वहां से भी आपकी सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो लिखा है सेवा क्षेत्र में वृद्धि के परिणाम क्या क्या हुआ। अगर देखो, तो वृद्धि तो इनकी वजह से हुई, तो जब वृद्धि हुई तो उसके परिणाम क्या मिले। अगर सर्विस सेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो उसके क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या हो सकता है उसका। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो कुछ पॉइंट बेटा यहाँ पे दे रखे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा।
5 पॉइंट है बच्चे यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये क्वेश्चन बेटा आप खुद ही पढ़ लेना, और अगर इस आंसर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम है उसमें। ठीक है, देख लो बेटा, ये सब लिखा हुआ है। रुको, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, दिखाई दे गया, ओके ठीक बेटा। तो ये पॉइंट था इसका। तो इम्पोर्टेंट एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं है। आगे क्या लिखा है, ई कॉमर्स। बेटा ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा अब फेमस होता जा रहा है, तो ई कॉमर्स के बारे में यहाँ पे ही बोला हुआ है। तो ई कॉमर्स का मतलब तो मैं आपको देखो शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो सर्विसेज आप ऑफलाइन लेते थे, बैंकिंग हो गया ना, ये सारी चीज़ें हो गई, जब आप इसको ऑनलाइन लेना शुरू कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। शॉपिंग आप ऑफलाइन करते थे दुकान पे जा जाके, ठीक है, अब क्या हो गया, वो ऑनलाइन हो गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया ना, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। तो जो काम मतलब लेन देन का काम, खरीदारी का काम, खरीदने बेचने का काम, जो आप ये सर्विसेज लेने का काम, जो काम आप ऑफलाइन करते थे, अब जब आप उसको इंटरनेट पे लेके आ जाओगे तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। शॉर्टकट में बताया बेटा मैंने आपको, कुछ लंबा कोई खींच के नहीं बताया उस आंसर को, और बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो आगे लिखा भी क्या, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कार्यविधि कैसे कैसे है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, उपयुक्त 1 मिनट। पहले तो आप ये बेटा पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा भी इंटरनेट के माध्यम से जब आप कार्य करते हो तो उसका हम बोलते हैं ई कॉमर्स। इसकी विधि क्या है, तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट खोजोगे। ठीक है, वेबसाइट खोज लिया आपने, वेबसाइट देख लिया आपने कि अमेजोन की लेनी है, फ्लिपकार्ट की लेनी है, या फलान ढिमकान लेनी है, कोई भी वेबसाइट खोजी। इसके बाद जो भी आपको वस्तु चाहिए वो उसका आप चयन कर लेते हो, फिर विक्रेता के साथ आप लेन देन कर लेते हो, और जब वो घर पे आ जाता है सामान तो उसका भुगतान कर देते हो, या सुपुर्दगी, या जो भी करना है। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है, भुगतान आपका क्रेडिट कार्ड से भी हो जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी बताया हुआ है। ठीक है, आप ऑनलाइन कर देते हो, या फिर क्या कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, या वो भी कर लेते हो। तो जो स्टेप है वो आपको बताने हैं कि आप शॉपिंग कैसे करते हो, बस वही स्टेप यहाँ पे बताने होते हैं। कुछ ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट क्या है, ई कॉमर्स की कुछ बेनिफिट है और कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी है, और ये मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो आपको बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये है कि पहली चीज ये कि एक तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाती है चीजें। ठीक है, दूसरा आपका टाइम बचता है। ठीक, और नुकसान ये हो जाता है कि अगर बाई चांस प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव आ जाए तो उसको बदलने में बड़ी दिक्कत होती है बेटा। तो ये कुछ लाभ है, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा बेटा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, आप कहीं से भी ले सकते हो, इंडिया से भी ले सकते हो, बाहर के कंट्री से भी ले सकते हो, जैसे चाइना से आप अलीबाबा से ले लेते हो। 24 घंटे काम है, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो बेटा, मन चाहे जो भी वस्तु सेवाएं वो आपको लेनी है ले सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आपका ये क्या है कि जो चॉइस है ना, वो आप मतलब पूरे वर्ल्ड की चीज आपके मोबाइल फोन में है, तो आप कितना आप चूज कर सकते हो। मान के चलो आपको शर्ट चाहिए, आप एक दुकान पे जाओगे तो वो एक लिमिटेड स्टॉक रखता है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप खरीदोगे तो वहां पे अनलिमिटेड आपको शर्ट है, अनलिमिटेड टी शर्ट, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो बेटा। लागत कम लगती है, वैसे चेन है इसमें, ग्राहकों की सुविधा है बेटा इसके अंदर, सीधा संपर्क हो जाता है, बिक्री संवर्धन हो जाता है, मतलब कि सेल प्रमोशन, ग्राहक संतुष्टि हो जाती है, जो कि गलत है, ये लिख दिया इन्होंने गलती से। कम विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट कम होती है बेटा इसके अंदर, क्योंकि आपको जो दुकानदार है उनको ज्यादा स्टॉक रखना नहीं पड़ता। सीमाएं क्या है, जोखिम सबसे ज्यादा है, जोखिम सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब जोखिम देखो यहाँ पे जो लाइन लिखी है बेटा उसमें तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जोखिम की मात्रा अधिक होती है, अनेक इंटरनेट फर्म दिवालिया हो चुकी है। अब कैसे दिवालिया हो चुकी है, अगर आपके पास कोई केस स्टडी है तो वो मुझे बताना। बाकी बेटा मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि सिर्फ इतना हो सकता है कि मैंने अगर प्रोडक्ट ले लिए, जैसे मान के चलो मैंने 100 प्रोडक्ट ले लिए सेम शेप के, मतलब एक जैसे हो, और बाई चांस वो नहीं बिका तो वो मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। और ऐसे ही अगर 3-4 बार या 10-15 बार अगर मेरे साथ हो गया तो फिर मैं ऑनलाइन से हट जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। योग्यता की बेटा कमी है, योग्यता की कमी का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है अपना काम। ठीक है, सुरक्षा की कमी है बेटा, ऑब्वियसली बात है, धोखाधड़ी हो जाती है। आपको पता है आईफोन के डब्बे में आपको साबुन मिलता है कई बार। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का खतरा। देखो यार ये वाला जो पॉइंट है ये मैं नहीं मानता। रीजन क्या है, हाँ इतना कह सकते हो कि जैसे एक दुकान है, ठीक है, गली में आपके, तो उसका कंपटीशन उस गली के आसपास ही है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन हो तो आपका कंपटीशन पूरे वर्ल्ड से है, पूरी दुनिया से है। हाँ ये हो सकता है,
उपचालन समस्याएं क्या है? उपचालन का मतलब जैसे कंप्यूटर खराब हो गया, वेबसाइट मतलब कि वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है, माल का इधर उधर हो गया, या फिर डिलीवरी देर से पहुंची, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक, तो ये था बेटा, ये चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा, तो लिखा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए क्या क्या संसाधन आवश्यक है, मतलब ई कॉमर्स अगर आपको स्टार्ट करना है तो रिसोर्सेज क्या क्या है। यह लिखा है कि ई कॉमर्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किन किन संसाधनों का आवश्यक होना जरूरी है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो। तो अगर बात करें बेटा तो क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो लिखा है कि उच्चतम डिजाइन वाली वेबसाइट चाहिए, जो कि एक्चुअल में अब नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप किसी और की वेबसाइट पे भी बेच सकते हो। पर्याप्त कंप्यूटर सामग्री चाहिए, ऑब्वियसली बात है, कीबोर्ड, आपका सीपीयू, ये सारी चीज आपको चाहिए। प्रभावी दूरसंचार व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास, मतलब टेलीफोन, ये सब कुछ। तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि तकनीकी मतलब कि अगर बाई चांस देखो अमेजोन पे जो सेलर है उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता प्रोडक्ट को वहां पे डालना, तो उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें उसको आनी चाहिए कि फोटो कैसे लेनी है, किस तरह से ऑर्डर को प्लेस करना है, कि सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो वो लिखा है तकनीकी ज्ञान उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे लिखा है विश्वसनीय भुगतान व्यवस्था, एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए पेमेंट का जो भरोसे वाला हो। अब आपने देखा ऑनलाइन कितने फ्रॉड होते हैं आजकल, आपको पता भी नहीं होता और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। ठीक है, तो विश्वसनीय भुगतान व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अब आपको आपकी टेंशन नहीं है, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर छोड़ सकते हो कि भैया उन्हीं का पेमेंट गेटवे है, तो आपको तो कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी एक विश्वसनीय भुगतान व्यवस्था होनी चाहिए। मान के चलो कि आप एक अमेजोन जैसी वेबसाइट खोलना चाहते हो, तो बेटा फिर ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये ई कॉमर्स में आने वाले जोखिमों एवं खतरों का वर्णन कीजिए। ई कॉमर्स के सौदों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो पॉइंट है ना हमारे जितने भी हैं, चोरी करना, ब्रांड छीनना, प्रतिरूपण करना, धोखे का व्यापार, अधिकार क्षेत्र का गलत पंजीकरण, ई कॉमर्स सौदे की सुरक्षा, तो ये सारे कुछ पॉइंट है। ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी टाइम हो गया है ऑलरेडी, तो अभी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करो जितने भी है एग्जाम आपके आने वाले हैं। आई होप आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।